हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला वोमेन सुपर मैच का मैच, जो कि होने ओटागो वोमन और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वोमन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ओवल डनरडीन में, जो कि ओटागो का घर है। दोनों टीमों ने आखिरी जो मैच अपने एक दूसरे के अगेंस्ट में ही खेला था। इस बीच दो 50 ओवर टूर्नामेंट्स के भी मैचेस होने थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि ये मैचेस ऐसे टाइम पर शेड्यूल करे गए हैं। मतलब उस मैच के एक दिन बाद भी वेदर सही है और एक दिन पहले भी वेदर सही था, लेकिन मैच ऐसे दिन पे ही रखा गया जहाँ पे 90% प्रेसिपिटेशन चांस दिख रहा है हमें घर बैठे। मुझे पता नहीं किस हिसाब से ये शेड्यूल बनाया जाता है। आज भी एक मैच होना था 50 ओवर टूर्नामेंट का। वहाँ पे स्टार्ट भी डिले हुआ था, लेकिन फिर भी ओटागो ने पहले बैटिंग करी थी। पूरा इनिंग्स उनका बैटिंग हुआ था, लेकिन दूसरा इनिंग स्टार्ट करने लायक वेदर था नहीं। लेकिन वापस अगर हम देखेंगे तो उस आज के इस मैच डे के पहले भी वेदर सही था, और कल जब ये मैचेस फिर से जब सुपर मैच के मैचेस होने हैं तब भी वेदर सही है। लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। बात करते हैं इस मैच के बारे में, ठीक है। दोनों टीमों के बारे में ही हमने बातें करके रखी हुई हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की क्या हालत चल रही है, और मेरे ख्याल से डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए कि इस सीज़न में इस टूर्नामेंट का सबसे ख़राब हालत में कोई टीम है वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन की टीम ही है। कोई भी अभी तक मुझे पता नहीं कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, वो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो वापसी करेंगे या नहीं। अगर करते हैं तो क्या हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए तो इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इनको अभी तक टीम कॉम्बिनेशन का ही कोई अंदाज़ा नहीं है। बस एक दो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको पता है अपना रोल, लेकिन बाकी कौन क्या कर रहा है ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आपने नोटिस करी होगी लास्ट मैच में भी इन्होंने मेरे ख्याल से 8 बॉलिंग ऑप्शंस को यूज़ करे होंगे। 50 ओवर का जो मैच हुआ था वहाँ पे भी सेम। और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि किसी में भी कोई क्वालिटी हमें नहीं देखने को मिली है। तो इस मैच से भी आप ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख सकते अलग चीज़ों का, ठीक है। सिर्फ टॉस अगर अलग होता है तो आपका टीम कॉम्बिनेशन अलग होगा बस, और कुछ भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी आप रेजिस्टेंस की उम्मीद रख सकते हैं फिर से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन की टीम से। जो जो चीज़ें हमने वहाँ पे बताया हुआ था वही चीज़ें यहाँ पर भी रहेंगी। ग्राउंड का तो ज़्यादा कोई वेरिएशन होता नहीं है वुमेन क्रिकेट में, फिर भी अगर कुछ अलग है, कुछ एक आध प्लेयर अगर हम यहाँ से अलग निकाल पाते हैं तो उसी के बारे में हम बातें करेंगे। अगर आपने लास्ट मैच का वीडियो देख के रखा है तो ये मैच का वीडियो अगर आप नहीं भी देखेंगे तो भी मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात होनी चाहिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। मैं पुरानी बातें बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। लास्ट मतलब एक हफ्ते पहले भी, एक हफ्ते भी नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, जब ये दोनों टीमों का लास्ट मैच हुआ था, तो फिर से वही सेम चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ रिपीट करने वाली बात है भी नहीं, ठीक है। पिछला मैच जीतने के बाद जो सिक्सर 4-1 से आगे चल रही थी ओटागो वुमेन की टीम, वो 5-0 से हो गए हैं। इस ग्राउंड में भी उनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे, और ये रिकॉर्ड्स तब भी उनके अच्छे रहे हैं जब उनके मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ओवरऑल उतना अच्छा अगर नहीं भी वो कर पाए, लेकिन इस ग्राउंड पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और पहला मैच भी उन्होंने काफ़ी डोमिनेटिंगली जीता हासिल करा था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन के अगेंस्ट में। बाकी अगर हम इस फिक्चर की बात करें जो हमारे लिए मेन सेक्शन होता है, तो क्या हुआ था मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। मैं डिटेल में नहीं जा रहा है यहाँ पे फिर से। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन पीछे रही है, ठीक है। ओटागो वुमेन के बैटिंग में जब उनके मेन प्लेयर्स जैसे कि सूजी बेट्स, केटी मार्टिन, ये अगर कुछ करे हैं तो उनका बैटिंग अच्छा नजर आया है, और नहीं तो उनका बैटिंग उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है उनके अलावा। लेकिन इनकी बॉलिंग हमेशा ही अच्छी रही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा उन्होंने ऑल विकेट डाउन करके रखा हुआ है, लेकिन ऐसे जगह पे तो वो हमेशा ही सामने वाली टीम को रोक देते हैं, मतलब नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन की टीम को रोक देते हैं, जिसके बाद वो जीत नहीं पाते हैं। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाने वाला। तो देखो क्या हो रहा है। 2019 से अगर हम देखेंगे तो ओटागो ने बैटिंग बहुत ही बड़ी यहाँ पर स्कोर खड़ा कर दी उन्होंने। सूजी बेट्स जो कमाल का रिकॉर्ड होल्ड करती हैं यहाँ पे, जब भी वो खेली है तब भी अच्छा स्टार्ट लिया है और बड़े स्कोर भी बनाए हैं। इवन जो आज एक 50 ओवर टूर्नामेंट का मैच भी हुआ था, वहाँ पे भी हमने यही चीज़ नोटिस करा। ओटागो ने पहले बैटिंग करा, 47 ओवर्स का मैच था, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था। दोनों ओपनर्स वहाँ पर केट इब्राहिम क्योंकि ओपनिंग करती हैं, तो केट इब्राहिम ने और सूजी बेट्स ने दोनों ने ही बराबर रन बनाया। सूजी बेट्स ने 100 ही मार के रखा हुआ था, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। हालांकि बॉलिंग नहीं आई थी, लेकिन अगर बॉलिंग आती भी तो भी हमें पता है क्या होना था। तो जो भी हो, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन यहाँ पर चेस नहीं कर पाई। जो प्लेयर्स थे उनकी तरफ से मेन परफॉर्मर्स वो अवेलेबल नहीं है। नहीं तो ये जो स्कोर आप देख रहे हैं 175, मुझे लगता नहीं कि अगर ये वापसी नहीं करते हैं इस टूर्नामेंट में, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इस स्कोर के आजू बाजू वाले वही कोई स्कोर आपको बनाते हुए दिख जाए नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन की टीम। देखिए बॉलिंग इतना तो हो गया कि उन्होंने रोक दिया, बाकी ऑल विकेट डाउन यहाँ पर नहीं हुए थे। उसके बाद देखिए ये जो स्कोर्स हैं, ये है तब के स्कोर जब उनके मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं या फिर उतना सा कुछ कर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सूजी बेट्स आपको दिख जाती हैं। बाकी ये कुछ बॉलर्स नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन ऑल आउट भी नहीं हुई, लेकिन सारे विकेट्स भी उन्होंने नहीं गंवाने दिए। जेंसन, ओल्डर शॉ, और यहाँ से हमने ब्लैक और जेंसन एक का विकेट देखा था।
डनरडिन में कोई मैच अभी तक नहीं। पिछले सीजन में जो छोटा मैच हुआ था वहाँ पे भी हमने ऐसा ही देखा कि उन्होंने ज़्यादा स्कोर तो नहीं बनाए, लेकिन ऑल विकेट डाउन भी नहीं होने दिया। फिर से आपको ब्लैक कंसिस्टेंटली यहाँ पर है, एक आध विकेट ले रही हैं, और जेनसन के नाम भी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर चेस करा था। अगला मैच अगर हम देखेंगे, पिछले सीजन का जो लास्ट मैच था वहाँ पे भी सेम चीज़, 153, बहुत बड़ा टोटल नहीं है। देखिए 2 नाम मैंने आपको बताया था बैटिंग से, केटी मार्टिन और सूजी बेट्स, तो उनने अच्छा करा, तो उन्होंने अच्छा स्कोर बना दिया। बाकी हेलिडे भी नहीं है। सार्ट्सफील्ड के 2 विकेट से, सार्ट्सफील्ड बहुत ही इनकन्सिस्टेंट एक बॉलर रही हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ बुरा कर रही है, लेकिन इनको कभी भी T20 में ढंग से बॉलिंग नहीं मिलती है। ये मैंने पिछले 2 सीजनों से ऑब्जर्व करा है। इनका बुरी बॉलर ये नहीं है, इनसे भी खराब बॉलिंग कर रही है, ऐसे बॉलर को वो ज़्यादा ओवर देते हैं, लेकिन सार्ट्सफील्ड को नहीं मिलता है ओवर। तो लास्ट जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पे पिछले सीजन में, वहाँ पे सार्ट्सफील्ड ने 2 विकेट, मार्टिन के 85 रन, पॉली इंग्लिश के रन हमें देखने को मिले थे। बाकी नॉर्थ ईस्ट एज यूजुअल रन वो नहीं बना पाए थे, विकेट भी नहीं खोए थे। ब्लैक कार्सन ने यहाँ पर 3 विकेट निकाला हुआ था, बाकी ये कुछ बॉलर से सबके कंट्रीब्यूशन थे। और इस सीजन का जो पहला मैच था फिर से वही सेम चीज़ हुआ। हालांकि मुझे लगता है ओटागो की बैटिंग थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी इस मैच पर, थोड़ा केयरलेसली वो कुछ प्लेयर्स ने यहाँ पर शॉट खेला, सूजी बेट्स को छोड़ के, उनने तो रन बनाया ही था। बाकी ये कुछ बॉलर्स थे, 5 में से 2 तो रन आउट हुए थे और बाकी 3 बॉलरों ने विकेट निकाला था, जिनमें से भी मतलब अगर आप मैच को देख रहे होंगे तो आपको कभी भी नहीं लगा होगा कि यहाँ पर विकेट गिर सकते हैं, लेकिन चलिए मैच के फ्लो में विकेट गिर गया। नॉर्थ ईस्ट को देखिए फिर से वही चीज़ हुआ, 20 ओवर उन्होंने बैटिंग भी करी, कुछ भी रन नहीं बनाया और 8 विकेट भी उन्होंने खोए, तो ऑल विकेट डाउन भी नहीं हुआ। मतलब सामने वाले टीम के बॉलर्स को भी पॉइंट नहीं दे रहे हैं, खुद भी पॉइंट नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम फैंटेसी की तरफ से बात करें। बाकी ब्लैक, लो, कार्सन, इब्राहिम सबने यहाँ पर विकेट्स निकाले हुए थे। मेरे ख्याल से एक बॉलर थी मार्टिना लैम्प्लू, जिन्होंने 2 ओवर बॉलिंग कराई थी और उनको विकेट नहीं मिला था, बाकी सब ने विकेट निकाला था। और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट करा भी था कि बॉलरों को भतेरा पॉइंट्स मिला था इस मैच में, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ बताने के लिए नहीं है, मैं हेड टू हेड की बात ज़्यादा नहीं करता हूँ। ग्राउंड के बारे में बातें करने देते हैं। यहाँ पर हेड टू हेड में आप देख ही सकते हैं कुछ भी मतलब रेजिस्टेंस नहीं है नॉर्थ ईस्ट वुमेन की टीम के तरफ से। जो प्लेयर्स रही हैं वो नहीं है अवेलेबल, तो कोई बातें करके फ़ायदा नहीं। ग्राउंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ से भी कुछ अलग हम निकाल पाते हैं या नहीं, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, फिर भी देखते हैं क्या हम निकाल पाते हैं। तो सेंट्रल एशियस बनाम ओटागो का मैच हुआ, सेंट्रल एशियस ने बनाया 104 रन, ओटागो ने चेस कर लिया। ब्लैक दिख जाती हैं आपको यहाँ से, और बिली कोवान चलिए अवेलेबल नहीं है। अगला मैच सेंट्रल एशियस वुमेन के अगेंस्ट में ही मैच था, फिर से यहाँ पर 102 रन, ब्लैक वापस से 2 विकेट, बाकी ओल्डर शॉ, कार्सन, ओटागो ने चेस कर लिया। पॉली इंग्लिश का नाम आया, बिली कोवान अवेलेबल नहीं है। दोनों ही मैच पर ओटागो ने यहाँ पर चेस करा था और जीत हासिल करा था। अच्छा, अगला मैच ओटागो बनाम वेलिंगटन का मैच हुआ, तो यहाँ पर भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर वेलिंगटन बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बॉलिंग की धज्जियाँ उड़ा दी थी अकेले ही सोफी डिवाइन ने। बाकी जेनसन और मार्टिन के कुछ स्कोर्स रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वेलिंगटन के साथ आप नॉर्थ ईस्ट का कंपेयर नहीं कर सकते, ये मैच छोड़ दो। उसके बाद ओटागो बनाम नॉर्थ ईस्ट का जो मैच हुआ था वहाँ पे भी हमने ब्लैक को 2 विकेट लेते हुए, ब्लैक कंसिस्टेंटली यहाँ पर विकेट लिए जा रहे हैं, मतलब वो वेलिंगटन वाला मैच छोड़ के कंसिस्टेंटली उनके हाथ में विकेट है, और मेरे ख्याल से 2-2 करके ही विकेट निकाले हुए हैं। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 है बॉलिंग फर्स्ट में, यहाँ पर भी 2 था बॉलिंग फर्स्ट में, और यहाँ पर बॉलिंग सेकंड जो हुआ था यहाँ पे भी उन्होंने 2 विकेट निकाले हुए थे। बाकी कार्सन ने लास्ट मैच में भी उनको लास्ट ओवर की बॉलिंग मिली थी, हालांकि वो कुछ खास कर नहीं पाई थी। अभी भी इस सीज़न में वो बंचेस में विकेट निकालने वाला सीन इनका अभी भी ड्यू चल रहा है, और मुझे लगता नहीं कि बहुत देर आपको होगी इनको वो चीज़ देखने के लिए। तो लास्ट जो मैच हुआ था इस ग्राउंड में, इन दोनों के बीच में कार्सन, ब्लैक और यहाँ से केटी मार्टिन, पॉली इंग्लिश के कुछ परफॉर्मर्स थी, बाकी मॉली लो, ओल्डर शॉ, जेनसन के परफॉर्मेंसेस हैं। और जो लास्ट मैच हुआ था जो कि इस सीज़न में हुआ है, अगर हम वहाँ पे देखेंगे तो बेट्स और मार्टिन ने अच्छे परफॉर्मेंसेस करे थे, जेनसन तो थे ही, बाकी ओल्डर शॉ और केट इब्राहिम ने लास्ट ओवर के लास्ट 2 गेंदों में, आपको याद होगा, उन्होंने 2 विकेट निकाले हुए हैं। तो वही बात है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने नहीं है। ब्लैक को यहाँ पर हालांकि विकेट्स नहीं मिले थे, लेकिन अगर आपने मैच देखी होगी आपको पता होगा कि मिनिमम 3 विकेट तो उनको मिल सकते थे। अभी वो अपना काम कर रही हैं, अगर उनके टीम मेंबर्स उनका सपोर्ट नहीं तो अलग बात है, लेकिन जो भी हो एट द एंड ऑफ द डे उनको विकेट नहीं मिला है, जो बड़ी बात है। बाकी अगर हम नोटिस करेंगे तो ब्लैक यहाँ पर कंसिस्टेंट है, ठीक है। बैटिंग में वही नाम केटी मार्टिन जो थोड़ा बहुत पुराने प्लेयर्स में से बची हैं। सूजी बेट्स ने तो पिछले 1-1.5 साल में कोई मैच नहीं खेला था, इसलिए उनका नाम नहीं है, लेकिन जब भी वो आई है उन्होंने परफॉर्म करा है, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। पॉली इंग्लिश का नाम कई बार आया है, उनको हम तभी कंसिडर कर सकते हैं अगर दूसरी इनिंग्स में वो बैटिंग कर रही है, क्योंकि पहली इनिंग्स में अगर बैटिंग करती हैं तो उनको लेने के चक्कर में हमको केटी मार्टिन ड्रॉप करना पड़ सकता है, और हम दोनों कीपर अगर लेने जाएंगे तो बॉलर ड्रॉप करना पड़ सकता है, जो बिल्कुल भी इस पिक्चर में सजेस्टेड नहीं है,
ठीक है। तो बस और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं। प्लेइंग 11 पर मुझे कोई चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और अगर होता भी है तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। वही जो गिने चुने प्लेयर्स हैं उनको ही आप लोगे, जैसे कि केट एंडरसन, नैन्सी पटेल, और उसके बाद बाउचर, और उसके बाद टेम्पलेटन। ये 4 प्लेयर्स के साथ ही लोग जाएंगे। आप भी शायद ही कुछ अलग करना चाहोगे। इसके अलावा भी जो ऑप्शंस हैं जिनके साथ हम देख सकते हैं, सार्ड्सफील्ड लास्ट हेड टू हेड में इन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी, 2 विकेट निकाला हुआ था। हालांकि मुझे बिल्कुल भी कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है कि इनको कितना बॉलिंग दिया जाएगा। अगर इनको प्रॉपर्ली 4 ओवर की बॉलिंग दी जाती तो मुझे लगता है इतना एबिलिटी तो इनके पास है कि एक आध विकेट निकाल लें, लेकिन मिलना भी चाहिए बॉलिंग ढंग से, है ना। तो वही बात है। बाकी और मुझे कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है। एमा बेकर, काइसिया नाइट जैसे ऑप्शंस हैं। देखिए, एक आध विकेट की यही बात है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ज़्यादा कुछ उम्मीद आप नहीं रख सकते। 1 विकेट, 5-6 रन, या एक आध कैच, या इकोनॉमी का बोनस, यही बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन के सिलेक्शन में। तो 4 प्लेयर्स जो मैंने बताए उनको आप ले सकते हैं, और जो सेफ भी होंगे, और ज़्यादा कोई सोचने वाली बात भी वहाँ पे नहीं है। कुछ अलग अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सार्ड्सफील्ड का ऑप्शन है, इसके बाद काइसिया नहीं, केली नाइट, माफ करना, केली नाइट का ऑप्शन है। एमा बेकर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई थी, जो 50 ओवर टूर्नामेंट का मैच हुआ था, उन्होंने 1 विकेट निकाला भी हुआ था, तो वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकती हैं। ये ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये 4 प्लेयर्स जो सेफेस्ट होंगे और सही भी होंगे। इसके अलावा आप यहाँ से किसी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी ऐड करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये जो पंट्स आप सिलेक्ट करेंगे इनको ज़्यादा पॉइंट देना पड़ेगा सेफ ऑप्शन से, नहीं तो आपका कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम यहाँ पे बनने वाला है, और मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़। ओटागो की तरफ से मुझे कोई चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है। एक प्लेयर है सैफरन विल्सन, जिनको 50 ओवर मैच में खिलाया गया था मारिना लम्पलू के जगह पे, तो वो एक चेंज हो सकती हैं। आप ले सकते हैं। ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेती हैं, ठीक ठाक बॉलिंग फिगर्स रहे हैं इनके जब इन्होंने बॉलिंग कराई हुई है। बाकी कितना ओवर का बॉलिंग इनको मिलेगा भी या नहीं, इसमें मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, अगर खेलती हैं तो बॉलिंग ऑप्शंस आप कोशिश तो करेंगे ही कि सारे बॉलिंग ऑप्शन कवर्ड रहें, तो उस हिसाब से आप इनको ले सकते हैं। बाकी इस तरह मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी देखिए, जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगी, सूजी बेट्स, केट इब्राहिम, यहाँ से जो 1 2 3 4, ये तो 6 प्लेयर्स मस्टली होंगी ही। अभी क्या है कि केट इब्राहिम या पॉली इंग्लिश में से आपको एक को लेना है। कौन सी सिचुएशन में किसको लेना है? पॉली इंग्लिश अगर बैटिंग सेकंड कर रही हैं आप उनको ले सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि तब जाके इतना रन का ही टारगेट ओटागो को मिले कि केट इब्राहिम तक बैटिंग ढंग से आ भी आए, ठीक है। ऑफकोर्स 1 डाउन आ रही हैं तो बैटिंग मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो अगर कहीं पे पॉली इंग्लिश का कोई ऑप्शन देख रहे हो तो वो बैटिंग सेकंड में, बैटिंग फर्स्ट में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और अगर आप केट इब्राहिम को ड्रॉप करते हो तो ऑटोमेटिकली वो एक रिस्की हो जाती है, क्योंकि कीपिंग भी कर रही हैं और बेटर कर रही हैं, रिकॉर्ड्स ही उनके ही बेटर हैं। और अगर आप 2 कीपर लेने जाते हो तो ऑफकोर्स आपको बॉलर्स पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर बॉलर्स भले ही एक भी विकेट लें तब भी जो पॉइंट्स कलेक्ट करने की एबिलिटी रखेंगे इस मैच में, वो काफ़ी बैट्समैनों के लिए कलेक्ट करवाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं यहाँ पे भी कोई टाइम नहीं दे रहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई भी टाइम देने की ज़रूरत है भी। डायरेक्टली आ जाते हैं और देख लेते हैं एक बार ड्रीम 11 की टीम। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है टीम का, और मुझे लगता है यही आपका भी होना चाहिए, स्पेशली अगर ओटागो पहले बॉलिंग करा रही है तो। अच्छा, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में थोड़ा अलग आप कर सकते हो। अगर ओटागो पहले बॉलिंग करा रही है तो बॉलर्स के साथ जा सकते हो। रिस्की थोड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि उन बॉलरों को उतना ज़्यादा पॉइंट भी देना पड़ेगा, जितना ज़्यादा पॉइंट जब बैटिंग करने आएगी ओटागो की टीम, आपके जो परसेंटेज कैप्टन है सूजी बेट्स, वो ना देके जाएँ। समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहा हूँ? समझ लीजिए आप किसी बॉलर कैप्टन बना रहे हो, समझ लीजिए वो कार्सन हो सकती हैं या मॉली लो या कोई भी हो सकती हैं, तो उनको इतना पॉइंट देना ज़रूर से पड़ेगा, ताकि जो अब चेस करने आएंगी सूजी बेट्स, वो ऑफकोर्स आप उम्मीद रख सकते हैं कि वो अकेले ही काफ़ी रन बना के जाएंगी, तो इतना रन वो नहीं बना पाए जितना पॉइंट आपके बॉलर्स देके जा रहे हैं, तो ये एक रिस्की हो जाएगा। तो बॉलिंग फर्स्ट में ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में सूजी बेट्स के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। स्मॉल लीग में इवन आप बैटिंग फर्स्ट में भी बॉलर्स को कैप्टन हसन बना सकते हो, क्योंकि तब रिस्की ज़्यादा हो जाए। क्या है कि सूजी बेट्स के पास एबिलिटी होगी कि वो 20 ओवर पूरा खेले, और लास्ट मैच में भी आपने देखा उन्होंने थ्रू आउट द इनिंग्स बैट करा। अभी 100 मार के आ रही हैं इसी टीम के अगेंस्ट में, इसी ग्राउंड पे, तो फिर से वही चीज़ अगर रिपीट होता है तो इसमें चौंकने वाली कोई बात होगी नहीं। तो बैटिंग फर्स्ट में सोचो मत, सूजी बेट्स के साथ चले जाओ। बैटिंग अगर सेकंड हो रही है ओटागो की तो आप कुछ कर सकते हो। अच्छा, एक बॉलर खेली थी अभी तक ड्रीम 11 ने ऐड नहीं करा है, वो है सैफरन विल्सन, ठीक है। वो मैरिना लम्पलू के जगह पे खेली थी,
अगर आप देख रहे हो कि वो खेल रही हैं और ओटागो कर रही है बॉलिंग फर्स्ट, किसी भी तरीके से उनको मैनेज कर लेना। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि उनको बॉलिंग मिलेगी भी या नहीं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर उनको बॉलिंग मिल जाती है, अगर मिनिमम 2 ओवर मिल गया और अगर उन्होंने एक विकेट भी निकाल लिया, कैसे भी निकाल लिया, ठीक है, तो जो पॉइंट वो देके जाएंगी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है, और हो सकता है कि काफ़ी सारे बैट्समैन वो पॉइंट नहीं देके जाएं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए बैटिंग सेक्शन में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप ये तीनों के बाहर किसी को लेना नहीं चाहेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर यहाँ पे ऐड करना है ना, तो आपको यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके कीपर जो होंगी उनको लेना पड़ेगा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। अगर कीपर जो खेली थी जैसे कि ये होली टॉप का लेना पड़ेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्या होली टॉप इन दोनों से बेटर ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ समझो, यहाँ पर अगर मैंने होली टॉप को ले लिया तो आप अगर इन दोनों में से दोनों जो ऑलराउंडर है एंडरसन और डेंसी पटेल में से किसी एक को ड्रॉप करते हो, आपके पास एक ऑप्शन हो जाएगा कि आप एक और बॉलर को लेके चलो, ठीक है। आपके यहाँ पर सूजी बेट्स को रखा है, अगर समझ लीजिए पॉली इंग्लिश कुछ रन बनाती भी है तब भी आपके लिए दिक्कत नहीं होगा अगर वो बॉलर काम पे आ जाती है तो, ठीक है। रिस्क ही हमेशा ही होगा क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा बॉलर की मैं बात कर रहा हूँ उनको शायद कोई लेगा भी नहीं, लेकिन अगर वो काम पे आ जाती हैं, कुछ विकेट, एक ही विकेट वो निकाल लेती हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी काम का ये चीज़ हो सकता है। ये कॉमन सेंस की बात है, रिस्क ज़रूर होगा लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में ये एक ट्राइएबल होगा, क्योंकि देखिए मैच बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टीम यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने वाला है। अगर आप सेम चीज़ अप्लाई करोगे, रिस्क नहीं लोगे तो क्लैश हो सकता है और कोई फ़ायदा आपका होगा नहीं। तो मेरा सजेशन यही होगा, रिस्क लो, हारोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, और अगर जीतोगे तो वन साइडेड जीतोगे, ठीक है। एक और बड़ी प्लेयर है जिनके ऊपर आप चांस ले सकते हो, बॉलिंग अगर फर्स्ट कर रही है ओटागो की टीम, वो है केट इब्राहिम। मुझे लगता है जैसे मैंने लास्ट मैच की वीडियो में आपको बताया था कि केट इब्राहिम को बॉलिंग ज़्यादा मिलनी नहीं चाहिए इस टीम के अगेंस्ट में, बिल्कुल सेम चीज़ हुआ था। अभी भी मैं यही कहूँगा कि जो 2 ओवर उनको मिले थे वो भी नहीं मिलना चाहिए अगर ओटागो पहले बॉलिंग कराती है तो, ठीक है, वो भी उनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक चांस होगा कि अगर आप केट इब्राहिम के जगह पर भी कोई एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप समझ लो केट इब्राहिम को ड्रॉप कर रहे हो, उनके जगह पर कोई मुझे बॉलर लैम्पलू समझ ले खेल रही है, अब उनको ले रहे हो, तब आपको ये जो कीपर का स्लॉट है इनको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एंडरसन को भी ले सकते हो और उन दोनों कीपर में से किसी एक को ले सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके सारे बॉलर्स कवर्ड हो गए, ठीक है। एक विकेट भी अगर कोई लेती है मिनिमम 30-40 के आसपास पॉइंट देके जाएंगी तो आपके लिए होगा। सिर्फ केट इब्राहिम नहीं रही, लेकिन हमने 5 बॉलर रखे हैं। अगर आपको केट इब्राहिम मैनेज करना है तो वही कीपर का यहाँ पर सिलेक्शन करो, एंडरसन को हटाओ या डेंसी पटेल जिसको भी मर्जी हटाओ और केट इब्राहिम को भी ले लो, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम यहाँ पर बनने वाली है, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर मैच का रिजल्ट भी सबको पता चल ही गया होगा अभी तक, और स्पेशली जिन्होंने जो ये भी 50 ओवर का मैच हुआ आज का, वो भी जिन्होंने कम से कम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करा होगा उन्होंने देखा भी होगा कि क्या हो रहा है। तो किसी को कुछ अलग यहाँ पे पता नहीं है, कौन कितना रिस्क ले रहा है उसके ऊपर है, बाकी तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा ही, लेकिन रिस्क के ऊपर ही यहाँ पर आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो, हारोगे शायद नहीं, लेकिन जीत के भी कोई फ़ायदा होगा नहीं, और अगर आप रिस्क लेते हो तो हारने के भी इक्वल चांसेस हैं, लेकिन अगर आप जीतते हो तो काफ़ी बड़ा जीत सकते हो। बस यही लॉजिक है, बाकी आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। मैंने जितना बता रहा था बता दिया, और यहाँ पर कुछ भी दिमाग लगाने लायक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।